हेलो, मैं राकेश। जैसा कि इसके पिछले पार्ट में आपको गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करके बताया गया था, उसको साबित करके बताया गया था। और इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। यानी सबसे पहला जो है ना, इसको चार प्रकार से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो है ना, बोला था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। देखिए, इसमें दोनों आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे। यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहता है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर रहता है, यानी ये है आपका अवतल दर्पण। मैं इसको बता देता हूँ, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर रहता है, जैसे देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आया, जब समांतर आया तो यहां से टकराया, तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस होके गया। लेकिन अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाती है। लेकिन ये जो है ना, जब अगर अवतल दर्पण है तब मुख्य फोकस होके जाएगी। और यहाँ अगर दर्पण उत्तल है तो उसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मेरा मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब अधिक कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर अवतल दर्पण है तो ये क्या करेगा कि उसके मुख्य फोकस से होके जाएगी, यानी एफ से होके देखी गई है। अगर दर्पण आपका उत्तल होगा तो ये मुख्य फोकस यानी एफ से होते हुए या आती हुई प्रतीत होगी। नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई प्रकाश की किरण यह आया प्रधान अक्ष के समांतर, तो इसको जाना चाहिए था या इधर से, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इधर से देखो निकलते हुए प्रतीत हो रहा है। अब इसके बाद क्या है कि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच जो डॉट 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 वाला है ना, ये अभिलंब का काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका आपतन कोण आई, ये हो गया परावर्तन कोण आपका आर। यहाँ पर भी सेम यही होगा कि आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हुआ, बीच में आपका अभिलंब, ये जो डॉट डॉट वाला है ना, ये अभिलंब का काम करेगा। ये कोण आई जो है आपतन कोण होगा, कोण आर जो है आपका परावर्तन कोण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि यदि आपका अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस होके जाएगा, या उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। पहला आप समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरा में। दूसरा जो है ना कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। यानी अभी जो हम समझे इसके पिछले वाला में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित आपतित किरण, अभी जो समझेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। इसमें दोनों को एक साथ लेके चले हैं, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण को। इस बार जो आपका प्रकाश की किरण आएगा ना, फोकस की दिशा में आएगा। देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एफ से होके जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि यदि जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई किरण दर्पण के फोकस यानी एफ की दिशा में आपतित होती है यानी आती है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से आएगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे आया है, आप देख रहे होंगे, तो यहां जब टकरा जाती तो परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या करता है कि जो प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर देखिए निकल जाता है। ये देखिए ये परावर्तित होता है। जैसे इसमें हुआ सेम इस प्रकार इसमें होगा। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग। जैसे कोई प्रकाश की किरण क्या हुआ कि आपतित हुआ फोकस की दिशा में, यानी ये देखिए आपतित हुआ। इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन टकराने के बाद आपको इस तरीके से निकल जाता है। वही आपतन कोण परावर्तन कोण, ये तो बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ जाएंगे। तो देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इस प्रकार से आया प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद देखिए इस प्रकार से चला गया। तो ना लग रहा है कि इसके ही समांतर गया है। देखिए तो सेम इसमें भी आपको इसके समांतर गया। ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका प्रधान अक्ष है, और ये इसके समांतर गया। इसमें भी आपको उत्तल दर्पण में भी इस प्रकार से आया और यहां से गया। ये दोनों आप समझ गए हैं। अब आते हैं, अब तीसरा आता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र जब बोला जाता है कि चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, यहाँ इस चीज को अगर आप ना भी समझते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी की दिशा में दर्पण पर पड़ती है, वह लंबवत वह दर्पण पर लंबवत होती है। अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। यानी अगर प्रकाश की किरण कोई वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा, देख रहे हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आ रहा है।
यदि कोई प्रकाश की किरण सी से होकर गुजरेगा ना, तो जिस पथ से आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। यानी यहाँ से आया है तो यहीं से आपका वापस इसी पे लौट गया। इसमें भी ऐसा ही होगा और उत्तल में भी वही होगा। अरे इस पथ से आपको आया है आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों आपको वही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या शर्त नंबर 4 समझेंगे। अगला है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रधान अक्ष है, यानी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव की दिशा में, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये परावर्तित हुआ, देखिए इस प्रकार से गया। लेकिन इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, तो जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए आपको परावर्तित होगी। अर्थात आने में अगर 40 डिग्री का कोण बना रही है, तो जाने में भी 40 डिग्री का कोण बनाएगी। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे आपको अवतल दर्पण में होता है, उसी प्रकार आपको उत्तल दर्पण में होता है। ये अगर गया है तो 40 डिग्री का कोण बनाते हुए गया है, तो निकलेगा भी वहां से तो 40 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगा। इसको भाषा से हम कैसे समझेंगे तो देखेंगे। चूंकि ध्रुव पी पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, इस चीज को अगर आप ना भी समझते उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से कोण आई कोण बनाती हुई आपतित हो, तो परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से आप आई कोण के बराबर कोण बनाती हुई निकलेगी। यानी ये आपका कोण आर आई है, ये आर लिखे है, तो ये जो आई कोण बन रहा ना, तो यहाँ भी आई बनेगा। लेकिन यहाँ आप समझें कि कोण आई कोण आर के बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम से तो दूसरा है, लेकिन कहने का मतलब अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है आते वक्त, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वक्त भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। इन दोनों का कहने का मतलब यही हुआ। ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसमें क्या है जो समझेंगे हम लोग। इसमें बताया गया कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। सबसे पहले तो समझें कि बिंब का मतलब क्या होता है। देखिए, बिंब का कहीं कहीं जो आपको बिंब लिखा मिलता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, यानी वस्तु का ही वैज्ञानिक नाम आपका बिंब है। आगे हम लोग समझेंगे। यानी अवतल दर्पण में केवल बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में आपको बाद में बताया जाएगा, अभी अवतल दर्पण में समझेंगे। इसमें क्या बताया गया, एक जो है ना कॉलम, इसमें बताया गया बिंब की स्थिति, या बोल सकते हैं कि वस्तु की स्थिति। ये बताया गया प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें बताया गया प्रतिबिंब का साइज, इसमें बताया गया प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी कहता है कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अगर आप अनंत पे रखते हैं, अनंत क्या होता है आपको पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा, अर्थात फोकस यानी एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। आपसे सवाल आएगा, पहले आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा, इतना छोटा कि इसका आकार बिंदु साइज का होगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रकृति तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को आप अनंत पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा एफ पे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा होगा, अत्यधिक छोटा का मतलब बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसका साइज बिंदु साइज का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, सीधा, उल्टा, वास्तविक, काल्पनिक क्या होगा, तो ये वास्तविक एवं उल्टा होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम आपको इसको पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। फिर बोला कि सी से परे, सी से परे का मतलब क्या होता है यहाँ समझेंगे। यहाँ पे एक आपको हम अवतल दर्पण बना के बताते हैं, आप समझेंगे थोड़ा सा। इसको हम पेंट कर दिए, आपको दिखाई अच्छा से दे रहा होगा। ये आपको प्रिंसिपल, ओ सॉरी गलती हो गया, हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे बना के बताते हैं। 1 3 4 5 आपको कल ही कर दिए। ये जो है ना, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष। इसको पोल लिख दिए पी, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी। वस्तु को अनंत पे रखें, इसका मतलब हुआ ना कि इधर रखें। और यहाँ दूसरा जो था कि सी से परे, परे का मतलब होता ना कि उसके नजदीक। सी से परे का मतलब कि सी के नजदीक, तो इस वस्तु को हम यहाँ ले जाएंगे। यानी जितना सी के हम नजदीक ले जाएंगे तो सी से परे कहलाएगा। परे का मतलब होता है कि उसके आसपास, उसके नजदीक। आगे थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। सी से परे का मतलब क्या होता है कि सी के नजदीक। यानी अगर वस्तु को सी से परे रखते हैं, तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच, हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं, अभी केवल आप समझ जाएंगे कि एफ और सी के बीच, अर्थात इसके और इसके बीच में बनेगा। आगे तो इसका साइज छोटा होगा, यानी जितना वस्तु होगा उससे छोटा होगा। इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। आगे आते हैं कि अगर एक स्टेप आपको सबसे अनंत पे रखे, दूसरा आप रखे कहाँ पे, सी से परे, तीसरा आपको सी पे रखे।
अगर सी पे रखते हैं ना वस्तु को, तो ये आपका प्रतिबिंब भी बनता है सी पे। प्रतिबिंब का साइज समान साइज का होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। आप एक चीज याद रखेंगे, 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और एक कंडीशन में आभासी एवं सीधा बनता है। कब? जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच में रखते हैं तब, अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 4 है कि सी तथा एफ के बीच, अगर सी तथा एफ के बीच रखेंगे, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे, अर्थात इसके जो है, इसके आसपास, इसके नजदीक में, यानी इसी से परे इधर बनेगा। ये बड़ा बनेगा, यानी जितना को वस्तु रहेगा उससे बड़ा। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब आता है कि एफ पे, अगर आप वस्तु को एफ पे रखते हैं मुख्य फोकस पे, तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा आपको अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज होगा अत्यधिक विवर्धित, मतलब बहुत बड़ा। आगे ये आपका प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब आता है कि पी और एफ के बीच में, अर्थात पोल और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पे यहाँ पे रखे, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अनंत पे तो बन गया, अभी लास्ट में आता है इस साइड आ जाता है। यानी बहुत, कहने का मतलब हुआ कि इतना बहुत बड़ा बनेगा या बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा होगा। तो ये आपको हम अभी कॉलम के माध्यम से बताए हैं, लेकिन इसको पिक्चर के माध्यम से आपको अच्छा से समझाएंगे। इसके बाद पहला जो आप बोले कि अनंत पे है, तो वही चीज बताया गया है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। यानी पहला जो है कि जब बिंब या जब वस्तु अनंत पे हो, अर्थात यहाँ जो बताया ना अनंत पे, तो जब वस्तु अनंत पे हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा, जिसका साइज बिंदु साइज का होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। आपको लग रहा हो कि हम अपना मन से लिख दे, नहीं, अभी जो ये चीजें समझाए ना यहाँ पे, यही चारों चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए उसी को यहाँ पे मिला के लिख दिया गया है। अब इसको पिक्चर के माध्यम से कैसे समझेंगे? जब इस वस्तु को देखिए अनंत पे रखा गया है, अनंत है, यानी ए और बी कोई वस्तु है, ठीक है, तो अनंत पे रखा गया, तो इसका जो यहां से कोई प्रकाश की किरण गया प्रधान अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आएगा, यानी इधर से भी गया तो मुख्य फोकस से आएगा, यानी जहां पे कटेगा ना प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। अब देख रहे हैं कि बिंदु साइज का बन रहा है, तो यदि अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई मतलब प्रकाश की किरण अगर कोई अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो मुख्य फोकस होके जाता है, तो मुख्य फोकस होके जाएगा, तो जहां पे आपका कट होगा वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। और जहां कट होगा तो बिंदु साइज का कट हो रहा है, तो इसका आकार जो होगा बिंदु साइज का, अर्थात बहुत छोटा होगा। ये वास्तविक तथा उल्टा, देखिए जितना भी प्रतिबिंब आपको इस साइड में बनेगा ना, दर्पण से लेफ्ट साइड में, वो हमेशा आपको वास्तविक बनता है, और दर्पण से आपको राइट साइड में बनेगा, दाहिने साइड में, तो आभासी बनता है। आगे आते हैं नंबर 2, दूसरा कंडीशन है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो था ना, सी से परे, ध्यान देंगे, सी से परे, तो वही दूसरा कंडीशन को समझेंगे कि जब बिंब यानी वस्तु अनंत और सी के बीच हो। देखिए सी से परे का मतलब भी वही होता है। सी से परे का मतलब हुआ ना, यहाँ पे बना के बताते हैं। सी से परे का मतलब है कि सी के नजदीक, तो सी के नजदीक तो ये अनंत हो गया इधर, और इसी तरह या तो बोल सकते हैं अनंत और सी के बीच, या बोल सकते हैं सी से परे, बात बराबर है। इस स्थिति में प्रतिबिंब मुख्य फोकस, अर्थात मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। मेरा कहने का मतलब हुआ, देखिए एक आपको इसमें ट्रिक हम बता देंगे कि जितना वस्तु को आप नजदीक में ले जाइएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए एक आपको हम बता रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर अनंत पे रखे, ये आपका पोल लिख देते हैं, ये आपका एफ, ये आपका सी। अगर अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना। दूसरा बोला कि इसको अगर हम बढ़ा के यहाँ लाए, तो प्रतिबिंब क्या हुआ कि और बैक आया, अर्थात यहाँ बना, ठीक है। फिर अगर यहाँ वक्ता केंद्र सी पे लाएंगे, तो जहां जिस साइज का बिंब रहेगा वही साइज का बनेगा, यानी यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर भाएगा, फिर इसको और इधर बढ़ाएंगे प्रतिबिंब इधर भाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप नजदीक गया है, सेम उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपका प्रतिबिंब जो कि पीछे आएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब एफ और पी के बीच में आएगा ना, तो इधर स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका प्रतिबिंब आपको राइट साइड में बन जाएगा। आपको बताएंगे नंबर 6 वाले कंडीशन में। यहाँ पे आपको बोला कि जब हम सी से परे रखते हैं, अर्थात अनंत और सी के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना, आपको सी और एफ के बीच में बनता है। अच्छा, उल्टा सीधा में कैसे आपको समझ में आएगा? जैसे देखिए ये आपको ए है,
ये बी है। तो अगर ऐसे ए बी, अगर ऊपर बी हो जाए नीचे ए हो जाए, आपको उल्टा होता है। यहाँ देखिए कि कट नीचे रहा, यहाँ देखिए कि प्रकाश की किरण कोई प्रधान अक्ष के समांतर आया, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होके गया। एक प्रकाश की किरण को वक्ता केंद्र की दिशा में लाया, तो जहां पे कटा ना, ये देखिए जहां पे कटा ई कट रहा है, तो इसको हम सामने ही जो लाइन खींचे ना, यही आपका प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ये आपको नीचे की ओर बन रहा है, वस्तु तो आपको ऐसा था, तो देखिए जितना को वस्तु था उससे छोटा नहीं बन रहा है, तो ये छोटा बनेगा। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा? क्योंकि दर्पण से लेफ्ट साइड में बना है। तथा उल्टा होगा, उल्टा तो देख रहे हैं ए और बी है, यहाँ पे बी डैश ए डैश है, यानी उल्टा बन रहा है। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, क्या होता है। नंबर 3 में बोला गया ना कि बिंब अर्थात वस्तु सी पर हो, अर्थात एक बार हुआ कि सबसे लास्ट में हो, दूसरा बार हुआ कि सबसे लास्ट और सी के बीच में हो। इस बार क्या किया कि अगला स्टेप, जैसे जैसे स्टेप हम इधर बढ़ा रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपका प्रतिबिंब का स्टेप इस टाइप से आएगा। इस बार लिखे कि हम आपको सी पे रखें, तो चलो हम वस्तु के यहाँ पे रखें, यानी ए और बी, ये जो है ना ये वस्तु है, नीचे खींचा हुआ नीचे वाला दूसरा चीज आपको बताएंगे, वो प्रतिबिंब का काम कर रहा है, यानी बिंब है। तो कोई प्रकाश की किरण इसके दिशा में आया, देखेंगे ध्यान से, आया, तो जब आया तो इसकी परावर्तित होकर मुख्य फोकस होकर जाएगा, ये तो जानते हैं, नेचुरलिटी है कि आपको मुख्य फोकस से जाएगा। एक क्या किया कि इस प्रकाश को हम क्या किया कि मुख्य फोकस की दिशा में लाए, तो जब मुख्य फोकस की दिशा में लाए ना, तो जब मुख्य फोकस की दिशा में लाते हैं, तो आप जानते हैं कि जब हम मुख्य फोकस की दिशा में लाते हैं, तो आपको बताया गया था कि प्रधान अक्ष के समांतर आपको निकल जाता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर ये निकला, तो जहां पे कट हुआ ना, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बना। तो जितना आकार का आपका बिंब होगा वही आकार का प्रतिबिंब होगा, अर्थात अगर बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर होगा, तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई 5 मीटर होगा। आपसे कोई पूछेगा कि किस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का मतलब साइज बराबर होता है, तो बोलिए कि जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पे रखेंगे तब प्रतिबिंब का साइज बराबर होगा। नंबर 4 क्या है समझेंगे। जब बिंब अर्थात वस्तु मुख्य फोकस अर्थात एफ तथा वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र सी के बीच, थोड़ा सा सी जो है ना मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप समझे, के बीच हो, अर्थात इस बार क्या किया कि वस्तु को भी यहाँ रखे थे ना, एक स्टेप बढ़ाएंगे, अर्थात यहाँ आ गया, यहाँ देखिए सी और एफ के बीच, यानी वस्तु को हम यहाँ रखे, देखिए तो जब इसके इसके बीच में रखे, अभी तो प्रतिबिंब यहाँ बना था, प्रतिबिंब यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे आएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, तो यानी सी से परे बनेगा, इसको बोल सकते हैं कि अनंत और सी के बीच में बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, जिसका साइज बिंब के साइज से बड़ा होगा। देख रहे हैं कि वस्तु का साइज जो है ना छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब का साइज थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा हुआ समझिए। एक तो आपका हो गया कि प्रधान अक्ष के समांतर गया प्रकाश की किरण, तो ये आपका मतलब मुख्य फोकस होके गया। एक प्रकाश की किरण को हम क्या किए कि वक्ता केंद्र की दिशा में गुजारे, तो जब वक्ता केंद्र की दिशा में गुजारे ना, तो ध्यान दीजिएगा, जिस पथ पे जाता है उसी पथ पे वापस लौट जाता है, जिधर से गया उसी पे वापस लौट गया, तो जहां पे कटा ना, इस प्रति यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। नंबर 5 पे आएंगे। नंबर 5 में क्या है जो हम लोग समझेंगे। इसमें बताया गया कि जब बिंब अर्थात वस्तु मुख्य फोकस अर्थात एफ पर हो, यानी अब क्या किया कि पहले तो एक लास्ट में रखे, फिर इसके परे रखे, फिर सी पे रखे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे। अब ले आए हम एफ पे, जब एफ पे ले आए तो अभी बना था सी से परे, इस बार क्या हो कि अनंत में बन जाएगा। क्योंकि स्टेप क्या होता है जो हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा स्टेप को हम लोग समझेंगे। स्टेप जो इसमें होता है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले अनंत होता है, उसका ये आपका पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, मुख्य फोकस है, वक्ता केंद्र है। दूसरा स्टेप होता है कि ये सी से परे, तीसरा स्टेप होता है सी पे, चौथा स्टेप होता है कि सी और एफ के बीच में, पांचवा स्टेप होता है कि एफ पे, और छठा स्टेप जो होता है ना एफ और पी के बीच में। कई प्राइवेट बुक में क्या किया गया है ना कि वस्तु को धुर पे भी रखा गया है, तो वो आपको दूसरा चीज है, वस्तु को धुर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 6 स्टेप है उसको समझना जरूरी है। जब अगर हम एफ पे रखेंगे ना, तो प्रकाश के किरण को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाए, तो परावर्तन के बाद आपको मुख्य फोकस एफ से होकर गया। फिर एक हम क्या किए कि हम
वक्ता केंद्र की दिशा में प्रकाश को गुजारे तो जिस पथ से आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। अब देखिए तो ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है, ये कहाँ कटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। देख रहे हैं सी से इधर आ गया, सी के परे से भी इधर आ गया, तो ये आपका अनंत पे बन रहा है। अब तो देखिए कि अनंत से वस्तु को रखना शुरू किए हैं, प्रतिबिंब भी अनंत पे बन के खत्म हो गया। अब तो इधर स्टेप खत्म हो गया। अब नंबर 6 में क्या होता है जो समझेंगे, इसके बारे में समझे कि जब लेफ्ट लेफ्ट साइड में बन रहा है तो आपको वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। जब बिंब अर्थात वस्तु मुख फोकस अर्थात मुख फोकस मुख फोकस और ध्रुव के मतलब बीच हो, मुख फोकस अर्थात एफ और पी के बीच हो, यानी इसके बीच में स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में दर्पण के प्रतिबिंब जो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जिसका साइज बिंब के साइज से बड़ा होगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। जैसे देखिए एक तो हम क्या किए कि एक बार प्रकाश की किरण को हम क्या किए कि ध्रुव की दिशा में गुजारे, तो जितना कोण बनते हुए आपतित हुआ उतना ही कोण बनते हुए परावर्तित हुआ। कंप्लीट है। एक वक्ता केंद्र की दिशा में हम गुजारे इस प्रकार से, तो आपको नहीं लग रहा कि इस टाइप से आपको निकलना चाहिए था, इस टाइप से निकलना चाहिए था। और ये जो है ये नहीं लग रहा है कि अगर इस टाइप से अर्थात इधर से आया होगा, इसको देखेंगे हम ध्यान से। तो ये दोनों जहां पे कटेगा ना, इसको बढ़ाने पे जहां पे कट रहा है, तो ये जहां कटेगा ना वही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो राइट साइड में बन गया। तो वास्तविक कब बनता है, जब दर्पण से लेफ्ट साइड में बनता है, इधर बनेगा ना तो इसको वास्तविक बोलेंगे, लेकिन राइट साइड में बनेगा तो इसको हम आभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आभासी। लेकिन आभासी बोलेंगे तो सीधा बना, जैसे देखिए ए और बी है तो ए डैश बी डैश, देखिए सीधा के सीधा है, तो इस स्थिति में सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब छेवो कंडीशन को मुझे लगता है कि आप अच्छा समझ गए होंगे। इस कंडीशन को आपको दूसरे प्रकार से बताती है, लेकिन और कई प्रकार से इसको समझा जा सकता है। हम बताएं कि इसको बढ़ाने पे कटता है, इसको बढ़ाने पे कटता है। कई शिक्षक इसको आप दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन समझने के लिए केवल आपको समझना है कि स्टेप खत्म होने के बाद आपको राइट साइड में चला जाता है, जिससे आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है। आइए अब आता है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, कि अवतल दर्पण का उपयोग हम किस किस चीज में करते हैं, इसका क्या उपयोग है। आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, कॉमा भी हम डाल सकते हैं, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग सोच रहा होगा कि वाहन के अग्रदीप लिखा है, इसका मतलब साइड वाला नहीं, आगे जो बॉल होता है ना, बॉल हेडलाइट, उसके रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो उससे किरण जो निकलता है, लाइट निकलता है, उसका जो किरण पुंज हो या शक्तिशाली हो, या शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त हो, इसलिए हम वहां पेज करते हैं। नंबर 2 है कि प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए मतलब हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आपको चेहरा छोटा है, छोटा नहीं यानी चेहरा आप देख रहे हैं, तो चेहरा अगर आप देखते हैं उत्तल में तो आपको छोटा नजर आएगा, लेकिन अगर चेहरे को आप बड़ा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अवतल दर्पण का यूज करना पड़ेगा। यानी आपसे सवाल आ जाता है कि किस दर्पण के द्वारा हम चेहरे को बड़ा करके देख सकते हैं, तो अवतल दर्पण के द्वारा। आइए नंबर 3 उपयोग है, ये बताएगा कि दांत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जैसे कि चिकित्सालय में जाइएगा ना, अस्पताल वगैरह में, तो आपको होता क्या है कि दांत उत वगैरह का आप इलाज करवाने जाते हैं, तो बहुत से मतलब जो होते हैं डॉक्टर लोग, वो क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के मदद से आपके दांत को देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि आपका दांत का आकार अगर छोटा है, कहीं कोई डैमेज हो गया है, तो अवतल दर्पण के मदद से देखते हैं, तो आपका दांत जो है ना उसमें बड़ा दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम चिकित्सा में करते हैं, दांत वगैरह को देखने में करते हैं। नंबर 4, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। वो इतना नहीं याद रखें, केवल याद रखें कि सौर भट्टियों में या सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 5, दाढ़ी यानी हजामत बनाने में, सैलून जानते हैं ना, जो मतलब नाई लोग जो बनाते हैं आपको दाढ़ी बाल, तो वो जो यूज करते हैं अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि देखिए
अगर अवतल दर्पण का यूज नहीं करेंगे तो कटने के बाद बाल छोटा छोटा हो जाता है। तो अगर उत्तल का यूज करेंगे तो और छोटा दिखेगा, जिससे उनको बनाने में दिक्कत होगा या बाल काटने में दिक्कत होगा। लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, जिससे वो क्या करते हैं कि बाल या दाढ़ी को आप मतलब अच्छा से कटिंग कर पाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अभी जो हम लोग समझे ना, केवल अवतल दर्पण में समझ रहे थे। जो जो कंडीशन को हम लोग अवतल दर्पण में समझे हैं, यहाँ देखेंगे हम लोग उस सब कंडीशन को हम लोग किस में समझेंगे, हम लोग उत्तल में भी समझेंगे। अभी यहाँ से हम पढ़ना शुरू किए थे कि अवतल में, अब यहाँ से हम उत्तल में भी शुरू करेंगे। देखिए कैसे शुरू करेंगे। अब आता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने बने प्रतिबिंब। इसमें जानते हैं अवतल दर्पण में आपका 6 कंडीशन था, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा कम है, छोटा है, इसलिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप अनंत पे रखेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है, यानी कहने का मतलब आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरी बात कि हमेशा जो होता है ना उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है, अगर अवतल बोल दिए तो क्षमा चाहेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में बता रहे हैं, हमेशा उत्तल दर्पण में बिंब से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। कई बार सवाल आ जाता है कि किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, बिंब की अपेक्षा छोटा। तो देखिए दोनों कंडीशन में छोटा बना। चलिए पहला क्या कहता है, अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा होगा, अर्थात बिंदु आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। इसको जब पिक्चर की मदद से समझेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्या है कि जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब है जो कहने का मतलब पी तथा एफ के बीच अर्थात पोल और मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। इसका आकार छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। थोड़ा सा ये जो चीज है ना, ये वाला इसको अवतल में भी हमको लिखना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिखे तो आप अगर जिस समय नोट्स बना रहे हैं उस समय इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको मतलब छूट जाता है तो उसको हम हिंट कर देंगे तो आप नोट करते चलेंगे। यहाँ बताया कि यहाँ पर जो भी फिगर नीचे 2 को बताएंगे ना, यहाँ प्रत्येक चित्र में एम एन जो है दर्पण का द्वारक है, एम एन जो है दर्पण का द्वारक है, ए बी बिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, एफ जो है मुख्य फोकस है, सी जो है वक्ता केंद्र है, तथा पी जो है दर्पण के ध्रुव को प्रदर्शित, यानी इतना चीज जो है ना ये आपको अवतल में भी था, लेकिन उस समय लिखना हम भूल गए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वहां भी आते हैं पहला कंडीशन के अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस एफ, एफ पर दर्पण के पीछे, अत्यधिक छोटा मतलब कितना छोटा, तो बिंदु आकार का, कैसा, तो आभासी तथा सीधा। इसको देखिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। वो हिंदी जो लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये जो हिंदी लिखा हुआ है ये वाला, ध्यान दीजिए, ये आपको वही है जो आपको इसमें जो लिखा हुआ है ना, यही चीज आपका। आगे बढ़ते हैं। अनंत पे जैसे देखिए रखे हम, इधर से आपका पेंट किया हुआ, जब अनंत पे वस्तु को रखे तो इधर से कोई प्रकाश की किरण गया, इसको तो गया तो इसको एफ से होकर जाना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया, तो लग रहा है कि एफ से होकर जा रहा है, यानी ऊपर से भी ले गए नीचे से भी गए, तो जहां पे कटा ना यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हैं बिंदु साइज का बन रहा है, दर्पण से राइट साइड में बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, आभासी। हमेशा राइट साइड में बनेगा, सीधा बनेगा। आइए नंबर 2 जो था कि जब बिंब लास्ट में रखे तो एक ऑप्शन और है कि लास्ट और पी के बीच में रखेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो या एक लास्ट में रखे, एक कहीं पे बीच में रखेंगे, यानी पी और अनंत के बीच में। जब बिंब अर्थात वस्तु अनंत व का मतलब और बोल सकते हैं तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव अर्थात पी और मुख्य फोकस एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, जिसका साइज बिंब के साइज से छोटा होगा, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। यानी अगर हम सबसे पहले लास्ट में रखें तो ये खत्म हुआ, तो एक स्टेप हम यहाँ पे रखें, तो अगर हम यहाँ रखें ना, उसके बाद क्या हुआ कि इधर अगर प्रकाश की किरण हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ले गए तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया, यहाँ पे आपका गया, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको दिख रहा है कि लगता है कि यहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है। फिर क्या किया कि एक प्रकाश की किरण को हम इसको यहाँ पे ले गए वक्ता केंद्र की दिशा में,
तो जिस पथ से जाएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। जहां पे कटा ना यही आपका प्रतिबिंब बन गया। ये आपका ए डैश बी डैश देखिए, इसके मतलब राइट दर्पण के राइट साइड में बना है, इसके साइज से इसका साइज छोटा हुआ है। तो बस दो ही कंडीशन आपको उत्तल दर्पण में पढ़ना था। आगे आते हैं। अब आता है कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े ना, देखिए हमेशा अवतल दर्पण है ना, इसका उपयोग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग कम है। लेकिन उत्तल दर्पण का एक उपयोग थोड़ा भयानक है। उत्तल दर्पण का जब पहला उपयोग है ना, जैसे वाहन के गाड़ी उड़ी कोई भी होता है, कार वगैरह, तो उसके साइड में देखते हैं दोनों साइड में लगा रहता है, मतलब दर्पण लगा रहता है, एक शीशा लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। इसमें हम कारण दिए हैं कि उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। आपसे पूछ देता है सवाल में कि हम वाहनों या गाड़ी मोटर के साइड मिरर के रूप में हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का करते हैं। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण सदैव मतलब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, तथा साथ ही समतल दर्पण की तुलना में या अपेक्षा उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की वस्तु, पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी होता क्या है ना कि अगर आप टेम्पू लेके जा रहे हैं, कोई छोटा गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो पीछे से ट्रक आ रहा है तो दर्पण तो छोटा है, अगर छोटा है तो अगर बहुत बड़ा उसका आकार करके दिखाएगा तो आपको साइड लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्पो है, बड़ा दिखाएगा तो आप गड़बड़ हो जाइएगा। तो उसको क्या करता है कि जो पीछे का वस्तु है ना, उसका दृष्टि क्षेत्र को बढ़ा देता है और उसको छोटा करके दिखाता है, जिससे क्या होता है कि हमको चीजें आसानी से दिखाई देती है और रोड पे यानी सड़क पे चलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी में लिखा गया कि इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी आपका उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण दृष्टि क्षेत्र को बढ़ा देता है, विस्तृत करता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित रहते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में देखेंगे हमेशा इस प्रकार से, यहाँ पे बना रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये देखिए तो बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए क्या होता है ना कि इसको कहने का मतलब विस्तृत, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है इसको विस्तृत कर देता है। नंबर 2, स्ट्रीट लाइट अर्थात खंभों पर जो लाइट लगा रहता है ना, उसके प्रवर्तक के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बस आपको आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आपको इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आपको अंतर बताएंगे, फिर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना उसको बताने का काम करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।